नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तीन मूल शब्द हैं। ये शब्द भारत जैसे विविधता संपन्न देश की संस्कृति, पंथ, समाज को आपस में बुनकर रखते हैं। कहने को तो संविधान में एक अनुच्छेद है जिसे अनुच्छेद 15 कहते हैं, जो कि सबको समान अधिकार देता है। लेकिन इसी अनुच्छेद के अतिरिक्त भी देश की सरकार कुछ वर्गों का स्पेशल प्रतिनिधित्व और फायदे उन्हें देती है। कहने को तो भारत सरकार ने किसी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दे रखी, लेकिन भारत में हिंदू धर्म के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। बाकी अन्य धर्म भी यहाँ पर देश में मौजूद है, जैसे कि मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जैन आदि, जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। उन्हें शिक्षा से लेकर आर्थिक आधार पर अलग अलग तरीके से लाभ मिलते हैं। लेकिन भारत, जो कि राज्यों का समूह है, उसमें कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, कम है, बहुत कम मात्रा में संख्या में है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है, वहां की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि हिंदू बहुल भारत में क्या हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है? अगर राज्य सरकारें हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देती है तो उसका आधार क्या होगा और इससे हिंदुओं को क्या फायदा होगा? यह हलफनामा केंद्र सरकार ने बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका के बाद दायर किया है। इस याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की वैधता को चुनौती दी। उपाध्याय ने कहा कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कह दिया था कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दोनों की पहचान राज्य स्तर पर की जाएगी। लेकिन अभी तक राज्य स्तर पर गाइडलाइंस फिर तैयार क्यों नहीं की गई है, जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान हो सके? अल्पसंख्यक को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया और बिना किसी आधार के अपनी ही मर्जी से सरकार ने अलग अलग धर्मों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दे दिया। देश में यहूदी और बहाई धर्म के लोग भी हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा तक नहीं दिया गया। इसी याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जैसे महाराष्ट्र ने 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया था, वैसे ही पर्टिकुलर राज्य धार्मिक या फिर भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। कर्नाटक ने भी उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अपने राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का दर्जा दिया है। वैसे अगर बात की जाए तो भारत में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 78% है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे दिया जा सकता है, ये समझने के लिए कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हिंदुओं की आबादी पर गौर करना आवश्यक है। दरअसल पंजाब, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले दूसरे धर्म के लोग ज्यादा संख्या में हैं। और इसी आधार पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर रहे हैं। वे इस लिस्ट में मणिपुर को भी जोड़ते हैं। अपने स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय को जहां पर नोटिफाई करना होता है, नोटिफाई करने के बाद ही उस समुदाय को शिक्षण संस्थानों के अंदर या फिर अन्य तमाम स्थानों पर प्रमुखता दी जा सकती है। अब सवाल ये कि भाई अल्पसंख्यक होने का आधार क्या हो? अभी तक केंद्र सरकार किसी धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर अधिसूचना जारी करती रही है, जिसका राज्य पालन करते आए हैं। राज्य में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा या उसका आधार कुछ और होगा, यह भी साफ नहीं है। ये राज्य सरकारें तय कर सकती है। जिन राज्यों में हिंदू बहुल नहीं है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं है, वहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग काफी पुरानी है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इससे बचती दिखाई दी। फिलहाल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है और अब 6 हफ्ते के बाद इस पर सुनवाई हो सकेगी। लेकिन कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए जिस तरह से घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को उजागर किया गया है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि अगर हिंदुओं को वहां अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता तो क्या उन्हें फिर से बसाने की राह आसान हो जाती? आज चर्चा इसी पर। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन हिंदू अल्पसंख्यक क्या मिलेगा हक? अल्पसंख्यक बनेगा हिंदू? क्या है इसका प्रमुख बिंदु? सबकी बराबरी की बात
फिर अल्पसंख्यक का अलग से क्यों राग? यूपी में मुस्लिम अल्पसंख्यक तो कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक क्यों नहीं? दिल्ली में सिख अल्पसंख्यक तो पंजाब में जैन अल्पसंख्यक क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर, क्या पंडितों को मिलेगी उनकी जमीन? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ अमित पुरी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय कौशिक जी मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है। हाजी हाफिज खालिद, मुस्लिम धर्मगुरु, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी इस समय मौजूद है, स्टूडियो में जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक, आप ही से इस पूरे मसले को मैं समझना चाहूंगी। ये आज का तो कोई मुद्दा है नहीं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग बरसों पुरानी है, लेकिन क्या अब कश्मीर फाइल्स के बहाने ये मुद्दा भी जिन्न की तरह एक बार फिर से बाहर आता हुआ? ऐसे में सर क्या समझ में आ रहा है, क्या करने की कोशिश हो रही है और हिंदुओं को अपने ही देश में, जो कि हिंदुस्तान हिंदू बहुल राष्ट्र है, वहीं पर अल्पसंख्यक का दर्जा देना? सर ये नैरेटिव समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। नहीं शिल्पा जी, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को देखा जाए तो बहुत पुराना मुद्दा है। हाँ। कई बड़े आंदोलन बीजेपी ने या बीजेपी के समर्थक जो छोटे छोटे संगठन हैं उन्होंने किए हैं, और अश्विनी उपाध्याय ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिट फाइल की तो मुझे लगता है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो एक अलफनामा दायर किया गया है, बहस उस पर हो रही है। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि कश्मीर फाइल फिल्म आई है तो उसका एक अभी जुनून है, देश में सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन यह केंद्र सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये अलफनामा दे 490 पेज का, जिसमें 60 पेज को छोड़ दिया जाए तो सारे पेज जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो लागू 2006 में लोकसभा में पेश की गई थी, सारा विवरण तो उसी का रख दिया जाए और ये भारत सरकार ये कहे कि ये सारा, यदि कोई भी राज्य हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है तो दे। इस बात के लिए तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, मुद्दा यहां पर है कि केंद्र सरकार से अपेक्षाएं थी कि एक बार मामले में तो केंद्र सरकार इसको तय कर लेती तो हर राज्य को ये कवायद करने की जरूरत ना पड़ती, नहीं पड़ती। हाँ। दूसरी चीज, कई बार आपने देखा होगा, हम उत्तर प्रदेश का ही मामला देखें कि एससी ओबीसी के मुद्दे पर तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में झूठ रहा है मामला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान भी लिया कि ये राज्यों का अधिकार नहीं है, राज्यों का अधिकार अवैध है। जब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे पहले बीजेपी की हो, फिर बाद में बीजेपी की आई, तमाम ऐसे वर्ग को एससी से ओबीसी से एससी में लाने का जब प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्यों को अधिकार नहीं है, तो ऐसे जब मुद्दे पर आकर के यदि आप कहें कि ये राज्यों का मामला है और राज्य इसको देखें, तो मुझे लगता है सवाल खड़े होते हैं कि एक बार मामले में ये तो केंद्र सरकार ये तय कर ले कि हाँ वास्तव में, और ये बिल्कुल खुला है, इसमें कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। यदि आप उन राज्यों की बात करेंगे, जैसे लद्दाख की बात करें 1% हिंदू है, यदि आप कश्मीर की बात करेंगे 4% के आसपास है, मिजोरम 2.75, लक्षद्वीप 2.77, नागालैंड 8, मतलब ऐसे 8 राज्य हैं जहां हम कह सकते हैं कि बहुत कम संख्या में यदि हिंदू रह रहे हैं, और ये सारे लोग मानते हैं इस बात को, सरकार भी मानती है। तो लेकिन ये एक गेंद दूसरे पाले में डालना, दूसरे की तीसरे गेंद पाले में डालना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीति है। यदि अभी भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जहां इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार में है, और उसी दल ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, चुनाव के समय में भी उठाया, चुनाव के बाद भी उठाया, तो उसी दल से मुझे लगता है कि इस देश की जनता या जो हिंदू हैं, जो वास्तव में मानते हैं उस प्रदेश के हाँ अल्पसंख्यक हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं होती हैं जहां मुझे लगता है कि खुद ही संविधान में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में स्पेशल अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यक के लिए, चाहे संस्थानों को खोलने के लिए, चाहे तमाम ऐसी चीजें हैं। यदि मुझे लगता है कि 8 राज्यों में यदि इनसे हिंदू वंचित रह रहा है, तो सवाल खड़े होंगे, और ये सरकार से अपेक्षा होगी कि यदि आपके रहते हुए भी यदि ये समाधान नहीं हो पाया तो इस देश के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या वहां पर कम है, जाहिर सी बात है अमित पुरी जी, आप लोगों से तो फिर वो उम्मीद भरी निगाहों से देखेंगे ही,
उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब नहीं तो फिर कब? मैडम, मैंने आपकी रिपोर्ट को सुना था। मैं आप बाय एंड लार्ज आपकी रिपोर्ट से एग्री करता हूं, लेकिन दो चीजें आउटसेट में कह दूं, फिर इशू पे आता हूं। ये जो आपने कहा ना कि देश के संविधान के प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद उसका हिस्सा है, ये 1975 की इमरजेंसी के दौरान बना। आई एम नॉट गोइंग इनटू द लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द मैटर सो फार एज द रिट पिटीशन ऑफ मिस्टर अश्विनी उपाध्याय इज कंसर्न्ड। उसकी लोकस स्टैंडाई तो सुप्रीम कोर्ट को देखनी है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के, पब्लिक एट लार्ज के इशूज को स्पाउस करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर गारंटीड है और उसी के तहत वो रिट पिटीशन गई। नाउ कमिंग डाउन टू द कोर इशू, जो फेडरल स्ट्रक्चर में डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, उसमें स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर ही मूल बहस का मुद्दा है कि कौन से एरिया कॉन्करेंट लिस्ट में जाएंगे और कौन से एरिया स्टेट लिस्ट के अंदर जाएंगे। हम तो एक चीज मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल फिलॉसफी का हिस्सा है। और अगर आप देखें, वैसे भी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 30 के अंदर जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि मैटर सब जुडिस है, तो मैं चाहूंगा लेट द सुप्रीम कोर्ट पोर इट्स माइंड एंड कम आउट विद अ वर्जन। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हम ये बात चाहते हैं कि भाई जैसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर आर्टिकल 30 में प्रोटेक्शंस है अल्पसंख्यकों को, तो अब हम उत्तर प्रदेश में थे, जैन समुदाय को अल्पसंख्यकों के अंदर बड़े पैमाने पर हमने सुविधाएं देने का काम किया। स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार के अंदर किया, बाकायदा नोटिफिकेशन से किया, मैटर कोर्ट तक गया और कोर्ट से भेजा। तो हम चाहते हैं कि जिन स्टेट्स में हिंदुओं की संख्या कम है, एक यार्ड डिस्ट्रिक्ट, एक नपना एक होना चाहिए, और वो सुविधाएं आर्टिकल 30 की उनको भी होनी चाहिए। इसको किसी एक नैरेटिव के साथ जोड़ना, किसी एक फिल्म के साथ जोड़ना, ठीक है, लोग जोड़ सकते हैं। मैं ना उसे बाई कर रहा हूं, ना बोरो कर रहा हूं, ना बरी कर रहा हूं। नहीं, पुरी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी सरकार ने अलफनामा दिया है जी, वो स्पष्ट कह दिया ना कि ये स्टेट गवर्नमेंट जाने उसको। और मुझे लगता है कि एक ही बार में, एक ही झटके में ये सब कुछ हो सकता था एक ही बार में। और ये भी आप जानते हैं कि तमाम प्रदेशों में इस तरीके के मामले आए हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में झूलते रहे हैं ऐसे मामले। तो यदि आपकी सरकार बहुमत की और अपेक्षा है, तो लगता है कि जनता को उम्मीद है कि एक ही बार में मामला, जो अलफनामा जो अश्विनी उपाध्याय जी की रिट पर जो दिया गया है, उससे कुछ लोग सहमत नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि राजनीति की है। जी देखिए, असहमति लोकतंत्र का मूल तत्व है, लेकिन अगर केंद्र सरकार कुछ तय कर देती तो आप कहते कि आउटरीच किया आपने, स्टेट्स के अधिकारों के अंदर बाहर चले गए। हमने अगर स्टेट को दे दिया है कि स्टेट्स इसको तय कर ले, तो फेडरल स्ट्रक्चर में डेवोल्यूशन ऑफ पावर में कौन सा स्टेट सब्जेक्ट है और कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट का है, इसकी लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर सुप्रीम कोर्ट अपना मत ले आएगी, जुडिशियल मैंडेट आ जाएगी, जुडिशियल डिस्क्रिप्शन इसमें क्लियर हो जाए। नहीं पुरी साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि असमंजस की स्थिति तब पैदा होती है जब बहुत कम संख्या में ऐसा होता है, जहां बिल्कुल स्पष्ट है, आंखों से दिख रहा है कि जिन प्रदेशों में 1%, 4%, 2% बिल्कुल खुल के है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आप ऐसा कह भी दिया तो बहुत सालें लग जाएंगी इसको हर प्रदेश से उसको लागू कराने में। ऐसा नहीं है। देखिए, आपने अपने वर्जन है, मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उसके हर लिम को एक कॉन्जॉइंट रीडिंग करके देखना पड़ेगा। एक फिगर से 1% जो है वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन every part and limb of the constitution has to be given a conjoint reading and let the supreme court pour its mind, क्योंकि आर्टिकल 141 में जो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा वो बाइंडिंग होगा, लॉ ऑफ द लैंड होगा। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि भाई हमने ये स्टेट पर छोड़ दिया है ताकि स्टेट ये ना कहे कि हर मामले में केंद्र कहीं ना कहीं टांग अड़ाने की फिर कोशिश करता है। विजय कौशिक जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस नेता है। विजय जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा केवल हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब हिंदुओं को कुछ देने की बात आती है तो ये लोग इस तरह से बात से अपनी से पलटते हैं।
कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के पाले में इस गेंद को फेंक देना। मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो देश के अंदर विभिन्न राज्यों में अगर हिंदू अल्पसंख्यक है तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है निश्चित तौर पर। और जब जातिगत जनगणना के आधार पर अगर कोई जाति कम तादाद में है और उसे अल्पसंख्यक होने का लाभ किसी प्रदेश में मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम है या चाहे वो यहूदी है या चाहे कोई भी, तो हिंदू को भी लाभ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी यही तो चाहती है कि सबका विकास हो, सबका भला हो। अगर हिंदू किसी प्रदेश में अल्पसंख्यक है तो निश्चित तौर पर उसे इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन तो अल्पसंख्यक को मिलने वाले लाभ से वंचित क्यों रहे? ठीक है अमित जी, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी। इस बात को करने से एक बार विजय जी अपनी बात पूरी रख कर ले। हाँ, एक छोटा सा इंटरप्शन चाहता हूँ, अगर परमिट करें तो। नहीं, पहले भाजपा एक बात को और स्पष्ट कर दे कि ये जो आरक्षण के तहत आपने हिंदू समाज को बांट रखा है, हाँ। तो ये जो व्यवस्था जब अल्पसंख्यक की आएगी तो उसमें किस आधार पर आप हिंदुओं को इस सुविधा का लाभ देने की कोशिश करेंगे? अगर हिंदू ना होने के नाते अल्पसंख्यक होने का लाभ मिलना है तो आरक्षण के अंदर भी जो है हिंदू के नाम पर लाभ मिलना चाहिए। उसमें फिर ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, सबको लाभ मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, अमित पुरी जी जवाब दे रहे हैं। अमित जी, कुल मिलाकर हिंदुओं के नाम पर आप लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन अब जब हिंदुओं को जरूरत है तो अब आप कहीं नहीं हैं, आप चाहें तो उनके लिए कुछ बड़ा करके जा सकते हैं सर। बोलिए। तीन छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूं कांग्रेस के मित्र को, उनकी राजनीतिक स्मृति को रिकैप्चुलेट कराने के लिए। अभी 10% का आरक्षण हमने जब दिया तब भी कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ, लेकिन पूरी लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिस्कस हो गई। आज तक कहीं किसी कोर्ट से कोई टर्न डाउन नहीं हुआ। नंबर 1, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिस मिजोरम की चर्चा चल रही है। लालडेगा के साथ अकॉर्ड किया था स्वर्गीय राजीव गांधी ने, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि मिजोरम का राज बाइबल के अनुसार चलेगा। वो कौन सी धर्मनिरपेक्षता थी? जब लालडेगा के साथ समझौते के बाद देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने बाइबल के अनुसार मिजोरम का राज चलाने की बात की थी। यही 370। मैं रन ओवर नहीं किया, मैं रन ओवर नहीं किया। एक एक करके और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं सर, उनके पास भी मुझे जाना होगा। यही 370 थी। फिर मैं बोलूंगा। एक मिनट मैडम, यही 370 थी। देश की संविधान सभा ने कहा समय के साथ घिसते घिसते खत्म हो जाएगी। 70 साल लग गए उसको घिसते घिसते खत्म होने पर, और वही कांग्रेस पार्टी 370 हटाने का खुलेआम विरोध करती रही, जो संविधान सभा के अंदर बैठकर जिसके नेताओं ने मौलाना हसरत मोहानी के साथ, यही लखनऊ के अंदर से मलियाबाद के रहने वाले थे, मौलाना हसरत मोहानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लिखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है सर, आप कांग्रेस की कमियां गिनवाते रहेंगे, आप उनके फैसले गिनवाते रहेंगे, घिसते चली जाएगी। चलिए ठीक है सर, 370 नहीं घिस पाए। डिबेट को डिरेल नहीं होने देते हैं। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वीएचपी प्रवक्ता भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, विनोद बंसल जी। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आप क्या कहेंगे, आपका क्या स्टैंड है सर? हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए इन 8 राज्यों में जहां पर उनकी संख्या कम है, क्योंकि वो भी उन अधिकारों से, उन लाभों से वंचित क्यों रहे जो अल्पसंख्यकों को दिया जाता है? हुआ था वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था और बड़ा क्लियर कट लाइन थी कि मुसलमान इधर और हिंदू इधर। लेकिन तथाकथित सेकुलर ब्रिगेड जो है उस समय जो हावी थी, और उन्होंने 3 करोड़ मुसलमानों को यहीं पर रख लिया और हमारे हिंदुओं को वहाँ काट काट कर भेज दिया यहाँ पर। आप देखिए कि इसके बावजूद वो 3 करोड़ 30 करोड़ हो गए, और इसके बावजूद भी वो तब से लेकर के आज तक वो अल्पसंख्यक ही रह गए। आप मजा की बात देखिए कि जो कांग्रेस जिसने इस तुष्टीकरण की राजनीति करी पिछले 60 वर्षों में, 70 में से 60 वर्षों में कांग्रेस का शासन रहा, और उस कांग्रेस के शासन में तुष्टीकरण की हद यहाँ तक आ गई कि उन्होंने कह दिया कि देश के संसाधन पर मुसलमानों को पहला अधिकार है। आप देखिए कि ये जो स्थितियां परिस्थितियां क्यों बनी कि आखिरकार भारत सरकार के अंदर अलग से एक मंत्रालय बनाना पड़ा। आखिरकार क्या कारण थे कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक आयोग बना लेकिन बहुसंख्यकों की नहीं सुनी जाती। देखिए मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात बता दूं, आज से कुछ लगभग 5-7 साल पहले, 10 साल पहले हमारा एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मिला था।
और हमने उस आयोग को बाकायदा कम से कम 50 ऐसे केसेस की सूची दी थी जिसमें कि तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न कर रहा है, और बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट था। और उन वर्डिक्ट की कॉपी जब हमने दी, आपको ताज्जुब होगा, आपके सुधी दर्शक ये जानने में रुचि रखेंगे कि उस पूरे के पूरे कमीशन ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना, लेकिन दुर्भाग्य से लास्ट में उन्होंने जवाब क्या दिया कि भाई हम तो अल्पसंख्यक आयोग हैं, हम तो अल्पसंख्यकों के हितों की चिंता करते हैं। हमने कहा भाई जब बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपको क्या लग रहा है अल्पसंख्यक सुरक्षित रह पाएंगे? लेकिन ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो राजनीति है, इसी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। उसी के कारण अलगाववाद पनपा, उसी के कारण देशद्रोह पनपा, उसी का कारण जो है जिहाद पनपा, उसी का कारण आतंकवाद पनपा, उसी का कारण देश विभाजन की जो नींव रखी जा रही है और देश के अंदर जगह जगह जो है वे मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, उसी का परिणाम है। विश्व हिंदू परिषद का बड़ा स्पष्ट मत है। हमने बाकायदा केंद्रीय प्रबंध समिति प्रणाली मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके कहा था कि देश के अंदर से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय को तुरंत क्लोज कर देना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग को तुरंत भंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये अलगाववाद के अड्डे हैं। और आखिरकार मुझे बताइए, हिंदू समाज की जहां तक बात है, हिंदू समाज तो हमेशा से सर्वभौमत्व सुखना सर्वसंतुलन। चलिए ठीक है सर, आपके पास लौटती हूँ। हाजिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से बहुसंख्यकों के अधिकारों का भी मांग उठाने लगे हैं कि भाई हमें भी अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए, हमारी भी संख्या इन 8 राज्यों में कम है। शिल्पा जी, ये तो सच्चाई है, इससे क्यों आप ये देखिए कि इसके पीछे कौन लोग बताएं? सुप्रीम कोर्ट में लेके जो गए वो बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेके गए हैं। और केंद्र और नहीं उसको छोड़िए ना, आप बताइए, आप राज्यों में भारत के मणिपुर में जो है वो मणिपुर में, मिजोरम में, और ये जो बाकी जगह ये क्या मुसलमानी बहुसंख्यक रहेंगे, क्या ईसाई बहुसंख्यक रहेंगे, क्या बस किसी को अल्पसंख्यक का दर्जा देना है किसी भी स्टेट के अंदर, तो हमने कब मना किया है? हमने तो नहीं रोका, नहीं हम इसका विरोध भी नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि ये जिसको जो भी देना चाहते हैं, जो जिसका हक है, विरोध भी नहीं करते, ये स्टेट में किसी राज्य में है तो इनको रोका किसने है? ये 490 पेज की नहीं, अगर मगर क्या होती है दायर कर रहे हैं। मुझे बताइए, आर्टिकल 30 जो है सुप्रीम कोर्ट वो में क्यों नहीं देश के दलित समुदाय को दी जानी चाहिए? जहाँ पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक है, हम उनको जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दे रहे हैं। अगर कोई स्टेट कानून बना करके दर्जा दे करके भेजता है तब भी केंद्र के पास आएगा वो। केंद्र अगर इसको 4 लाइन में लिख करके भेज दे कि हम इन 8 स्टेटों में जहाँ पे हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है, हम उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे रहे हैं, तो हमने तो रोका नहीं, हम तो इसका विरोध नहीं करते। उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। विनोद जी कह रहे हैं कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर हिंदू इस तरह की मांग रख रहे हैं और अगर उनकी मांग पूरी की जाती है तो इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो कोई आपत्ति देखिए, मेरा एक कहना है कि आर्टिकल 29-30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय को एक विशेषाधिकार देता है। आप देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी संविधान आपको एक दिखा दे, चैलेंज करता हूं मैं, जिसमें कि बहुसंख्यकों के अधिकारों से ज्यादा अल्पसंख्यकों के अधिकार है। आप मुझे बताइए, भारत का संविधान का अनुच्छेद 3 सब एक साथ बोलेंगे सर, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ समुदाय को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, विजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगातार मौजूद है। विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया हुआ है, आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत है सर? इस पर जरा आप अपना स्टैंड क्लियर करें, आपको क्या लगता है? कहा है कि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक की राजनीति बंद होनी चाहिए। निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद का बड़ा क्लियर कट मत है कि देश एक है और हिंदू समुदाय जो है, जो बहुसंख्यक समाज है, जिसे आप तथाकथित बहुसंख्यक कहते हैं, मैं कहता हूँ वो ऐसा सार्वभौमिक और सर्वस्पर्शी समाज है कि वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, तो सांप्रदायिकता कहीं आ ही नहीं सकती। तो मैं कहता हूँ कि जो बात अभी जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति है वो समाप्त होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट मत है कि बजाय हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने के, और ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कल कहा है अश्विनी कुमार उपाध्याय जी की रेट पर, उस पर आपका स्टैंड क्या है? विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है? ये तो राजनीति तो बहुत साल से हो रही है। आपने एग्जाम्पल दिया कि 10 साल पहले हम मिले थे, फिर 10 साल के बाद विश्व हिंदू परिषद नहीं मिला होगा केंद्र में सरकार आने के बाद। ये सारी बातें राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन आप जो हलफनामा जारी किया है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, उसमें सारी की सारी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लगा दी
तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की आवश्यकता इसमें क्या थी? क्या केंद्र सरकार मानती है अब भी कि जो स्थिति पहले से बनी हुई है मुस्लिमों के साथ उसकी आवश्यकता है, और फिर उन्होंने राज्यों पे छोड़ दिया ये सारी चीजें? तो मुझे लगता है मैं जहां तक मैं समीक्षा कर पा रहा हूं कि अभी भी केंद्र सरकार ने राजनीति की है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? क्या सहमत हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी अनेक डिसीजन ऐसे दिए हैं जहां पर तो पानी का पानी किया है, और हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल इम्पार्शियल डिसीजन देता है और उनके डिसीजन को सर्व मान्य होता है। और देखिए, 3 तलाक की बात हो या आर्टिकल 370 की बात हो या समान नागरिक संहिता की बात हो या फिर ये जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति की सवाल हो, अभी चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उस मामले में अभी टिप्पणी करना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन हमारा बड़ा स्पष्ट मत है। विनोद जी, अभी कह रहे हैं सर, आपकी राय सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो एक बहुसंख्यक को अलग ये नहीं होना चाहिए। बंसल साहब, सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो ठीक है, अलग बात है। केवल शिल्पा जी ये पूछ रही हैं कि जो केंद्र सरकार ने अलफनामा जारी किया उस पे आप स्थिति स्पष्ट करें, उस पे क्या है? वो तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सर्वमान्य होगा, वो तो होगा ही डेफिनेटली। देखिए, मैं दोबारा से कह रहा हूं इस बात को, मैंने स्टार्टिंग लाइन भी यही बोली थी कि देश के अंदर से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक आयोग भंग कर देना चाहिए, अल्पसंख्यक का मंत्रालय समाप्त कर देना चाहिए। देश के अंदर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कुछ है ही नहीं, पूरा भारत एक है, उसमें कोई पार्शलिटी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपके मुताबिक अगर बात बराबरी की हो रही है तो अल्पसंख्यक आयोग तक को खत्म करने की आप लोग मांग कर रहे हैं, चाहते हैं, ताकि ना तो ये आयोग बचे और ना फिर इस पर राजनीति हो। ठीक है, तो भारत में एक बहुसंख्यक आयोग बनना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब आई बात आपकी जुबान पर। चलिए, ठीक है, विजय कौशिक सर, हाँ जी, मानवाधिकार आयोग क्या करेगा सर? नहीं, जब मानवाधिकार आयोग है तो फिर अल्पसंख्यक आयोग किस लिए है? मुझे बताइए ना, अल्पसंख्यकों को क्या हो रहा है? देश के अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा देश के बहुसंख्यक समुदाय को पीड़ा का शिकार होना पड़ रहा है। बार बार आतंकवाद झेल रहा है बहुसंख्यक समुदाय, बार बार अलगाववाद झेल रहा है बहुसंख्यक समुदाय, बार बार मिनी पाकिस्तान बनते हुए देख रहा है बहुसंख्यक समुदाय। चलिए, ठीक है ना सर, जिन स्थानों पर या जिन राज्यों में ये तमाम चीजें हो रही है वहां पर गौर किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के जरिए उसे रिमूव करने की कोशिश हो सकती है। विजय कौशिक जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय जी कह रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक आयोग तक को भंग किया जाना चाहिए और ये जो राजनीति होती है बहुसंख्यकों पर, अल्पसंख्यकों पर, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। पूंजीपतियों के मोह में भारतीय जनता पार्टी धृतराष्ट्र बन चुकी है और हिंदू परिषद जैसे संगठन आंखें होते हुए भी गंधारी की तरह पट्टी बांधकर भाजपा का गुणगान करने के लिए मजबूर हैं। विनोद जी के दिल में सच्चाई है लेकिन वो जुबान पर नहीं आ पा रही। भाजपा का गुणगान तो आप कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं का शोषण कर रही है, वोट बैंक के नजरिए से केवल उनका इस्तेमाल कर रही है। अगर विश्व हिंदू चाहती है, प्लीज वन बाय वन, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज वन बाय वन। विजय जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। खत्म करो तो बीजेपी को एक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, या तो हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे जहां पर वो कम है, या अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त कर दे। अच्छा, कहीं तो आपको ठीक है, टू द पॉइंट जवाब लेती हूँ। या तो हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे या फिर अल्पसंख्यक आयोग को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। अमित जी टू द पॉइंट जवाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सहमत हूं इस बात से। ये कह ले कांग्रेस के मित्र, ठीक है, एक एक करके प्लीज। ठीक है, ठीक है विजय जी, आपने अपने सवाल उठा दिया, आपने अपने कंसर्न बता दिया सर। अमित जी, ये कांग्रेस पार्टी जो इस एफिडेविट पे मीन मेक निकाल रही है, निकाले, उसका पूरा अधिकार है, लेकिन देश ये जानना चाहता है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसे बड़ा दर्द है आज हिंदुओं का। इसने गोरक्षकों पर लाठीचार्ज कराने वाली कांग्रेस, इसी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया मनमोहन सिंह की सरकार में कि राम काल्पनिक है और राम सेतु काल्पनिक है। तब हिंदू कहा गया था, तब हिंदू कहा गया था जब राम सेतु काल्पनिक हो गया था और राम काल्पनिक हो गए थे। राम जो हमारे प्राण तत्व है, राम जो हमारे जीवन का आधार है, कांग्रेस उसे काल्पनिक मानती है और आज तक कांग्रेस के मुंह से उस एफिडेविट पे एक शब्द नहीं निकला।
विजय जी बोलिए। कांग्रेस ठीक है, ठीक है, एक एक करके है कि नहीं? मैं भाजपा से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बेरोजगारी के कारण इस देश में हिंदू मर नहीं रहा? क्या प्रदूषण से हिंदू नहीं मर रहा? क्या बढ़ती हुई महंगाई के कारण हिंदू नहीं मर रहा? सरकार में हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाली, इस देश को विदेशी कर्ज में डुबोने वाली, इस देश में क्राइम को बढ़ावा देने वाली भाजपा हिंदुओं की प्राण की भक्षक क्यों बनी हुई है, जबकि इन्हें रक्षा करनी चाहिए? अगर हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं तो ठीक है, यानी कि विजय जी कह रहे हैं, अमित जी, हिंदू अगर कुछ राज्यों में त्राहिमाम कर रहा है तो उसकी रक्षा के लिए आपको आगे आना चाहिए, और अभी आप लोगों की जबरदस्त पावर भी है, तो अभी नहीं तो फिर कब? इस देश के एक एक नागरिक की रक्षा के लिए जो भारत की भूमि पर है वो, और नरेंद्र मोदी की सरकार में जो विदेश में भी भारतीय, जब जब संकट आया उन भारतीयों की रक्षा करके हमने सेफली इवैक्यूएट करके देश में लाए। हम संविधान की शपथ से बंधे हैं और एक एक नागरिक की रक्षा के लिए बंधे हैं, वो चाहे भारत की भूमि में रह रहा हो चाहे विदेश में रह रहा हो। उसका जिम्मेवार कौन है? ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक मुस्कुरा रहे सर, आप मैं इसलिए यहाँ पे मुस्कुरा आरोप रहा हूं। प्रत्यारोप में चले गए, कहां से कहां पहुंच गए हैं। मैं इसलिए जो मूल मुस्कुरा प्रश्न रहा है हूं वो कहीं ना शिल्पा, कहीं दब जाता है फिर। कि इसी चैनल पे बैठ करके विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ, अल्पसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार इस देश में हो रहा है। अल्पसंख्यक आयोग से भी ये कई बार मिले लेकिन न्याय नहीं मिल पाया, और अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन है उसको भी कैंसिल करने की मांग कर देना चाहिए। हाँ। और बीजेपी नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गए, बोले कहीं एक भी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं मोदी सरकार होने देगी। तो मुझे लगता है कि आज भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यदि कांग्रेस ने 9 मार्च 2005 को सच्चर कमेटी गठन करने का जो आदेश दिया, जो राजेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में जो गठित हुई, वो नवंबर 2006 में संसद में पेश हुई वो रिपोर्ट, तो न तो उन्होंने कुछ किया और न बीजेपी ने कुछ किया। बीजेपी ने जो चीजें चाहिए थी वो सच्चर कमेटी का एक सहारा और ले लिया। मुस्लिम धर्म गुरु बैठ के कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, और वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ 8 राज्यों में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो 4 लाइन लिखने की आवश्यकता है भारत सरकार को। काहे को जो 400 पेज की रिपोर्ट पेश कर दी जी। जिन मुस्लिम धर्मगुरुओं की आप बात कर रहे हो, वो टीवी चैनल पे कुछ और बोलते हैं, धरातल पे कुछ और बोलते हैं। वो ठीक है, कुछ और है, दिखते कुछ और हैं, वो बिल्कुल कुछ और हैं और मानते कुछ और हैं। नहीं विनोद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वास्तव में जो 8-9 राज्यों की बात है, इस पे कोई असहमत नहीं होगा ज्यादा। थोड़ा बहुत राजनीति होगी, मैं मान सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा राजनीति नहीं है। स्पष्ट आंकड़े हैं इसमें, 1%, 2%, 4% पे कहां राजनीति होगी। यदि केंद्र सरकार निर्णय लेती है, लेकिन मैं मान रहा हूं केंद्र सरकार ने भी जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है वो 100% राजनीति करने का प्रयास किया है। जिस तरीके से सच्चर कमेटी पे कांग्रेस ने राजनीति की, उसी तरीके से आज बीजेपी ने किया है। जब आपके संगठन, हिंदू संगठन ये मानने के लिए तैयार है कि अत्याचार हो रहे, मैं गया हूं राज्यों में, देखा है मैंने कैसे अत्याचार वहां होता है। विनोद बंसल जी भी गए होंगे, उन्होंने भी देखा होगा, और बीजेपी के तमाम नेता इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आप कहने की बात आती है, करने की बात आती है, तो फिर राजनीति दिखाई देती है। कौन सा वर्ग नाराज हो जाएगा, कौन सा वर्ग नाराज नहीं होगा। जब आपका पूर्ण बहुमत है, पहले राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, क्या आपत्ति हो रही है। और दूसरी बात, कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई, केंद्र सरकार भी एक कमेटी बना दे कि 8 राज्यों में हिंदुओं में अत्याचार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसकी भी एक रिपोर्ट आ जाएगी स्पष्ट तौर से। और जो बंसल साहब कह रहे हैं, जो कौशिक कह रहा है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हकीकत क्या है, लेकिन इस पे नहीं, आपने सच्चर कमेटी का सहारा लेकर के 60 पेज के साथ सारी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसमें प्रेषित कर दी, और ये दिखाने का प्रयास किया कि नहीं, ये तो राज्य कर सकते हैं, राज्यों के ऊपर हम छोड़ते हैं। यह राजनीति हुई है। केंद्र सरकार चाहती तो गेंद एक दूसरे के पाले में सरकाने की कोशिश अगर केंद्र सरकार चाहती, अमित पुरी जी, ये तो एक झटके में ही इस समस्या का समाधान हो सकता था, ताकि किसी को राजनीति करने का मौका ही ना मिलता। देता हूं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब मुंडे मतिर भिन्ने, सब अपने अपने मस्तिष्क को लगाए, देश का सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। सारी राजनीति भी तय हो जाएगी, राज भी तय हो जाएगा और नीति भी तय हो जाएगी।
और आर्टिकल 141 में देश के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होगा। ठीक है, सुना दिया इन्होंने तो कह मतलब दिया सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो पूरी सामने कह दिया पहले कि ये आने वाला है। बंसल साहब, क्या चीज? पुरी साहब ने तो घोषणा कर दी कि ये आ जाएगा। देखिए एक बात फैसले से पहले ही बता दिया क्या होगा। मैंने कहा जो फैसला आएगा वो आर्टिकल 141 में बाइंडिंग होगा। डोंट पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। ठीक है सर। बंसल साहब कुछ कहना चाह रहे बहुत देर से। ठीक है, बोलिए सर। क्यों कह रहा हूं? बंसल साहब देखिए मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं कि जहां हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस विषय को सुन ही रहा है। निश्चित रूप से हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय सबके हित में निर्णय देगा। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत जो तथाकथित अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं, जिस अल्पसंख्यक की डेफिनेशन संविधान में कहीं नहीं है, इसके बावजूद भी उनको वो अधिकार दिए जा रहे हैं जो बहुसंख्यक समुदाय के पास नहीं है। तो आखिरकार बहुसंख्यक समुदाय को उन अधिकारों से क्यों वंचित किया जा रहा है? भाई मैं जानना चाहता हूं, आखिरकार इस देश का जो SC ST समुदाय है उनको वो अधिकार नहीं मिल पा रहे जो ये जो तथाकथित अल्पसंख्यक ले रहे हैं। एक और बात भी है, बड़ी महत्व की बात यह है, जिसको अल्पसंख्यक 5 उनको डिफाइन किया गया संप्रदायों को, उनमें से जो रियल अल्पसंख्यक है उनको वो तो कोई बोलता ही नहीं है। देखिए यहूदी कोई नहीं बोलता, और अपना ये जो जैन कोई नहीं बोलता, सिख कोई नहीं बोलता। जहां जिस राज्य में जिस हिसाब से परिस्थितियां है उस हिसाब से फिर फैसला लिया जाना चाहिए। जहां जिस राज्य में जो अल्पसंख्यक है और अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो उस लिहाज से उन तक वो लाभ भी पहुंचाया जाना चाहिए या फिर उनको वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। हाजी हाफिज खालिद साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी साहब, हाँ हाजी साहब आप क्या कहेंगे सर? फिलहाल बात अत्याचार की नहीं, जो रियलिटी है वो आनी चाहिए वास्तव में। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। हाजी साहब, फिलहाल ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि सुनवाई फिलहाल टल गई है, लेकिन जब सुनवाई होगी क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है? हाजी जी, लगता है संपर्क हमारा कट गया है हाजी साहब से। देखो शिल्पा, हाजी साहब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? हाँ बोलिए। आपको? हाँ आ रही है सर, प्लीज बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है वो हिंदुओं को, जहाँ वो अल्पसंख्यक है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देने के बारे में है। हाँ। तो वहाँ उनको दर्जा दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन ये डिबेट को बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से हटा करके मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। हाँ। अगर कोई भी जो है बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक के साथ कहीं अत्याचार कर रहा है तो उसकी रोकथाम करने के लिए वो अल्पसंख्यक कौन है? और फिर चाहे अल्पसंख्यक कौन है? जहाँ जिनकी संख्या कम हो, जहाँ जिनकी संख्या कम है वो जो है अल्पसंख्यक है। अब अगर वो हिंदू भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर उसके साथ में कोई अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को दूर करने के लिए सरकार बैठी है ना। वहाँ की सरकार ने, अगर वहाँ की सरकार नहीं कर पाते तो केंद्र की सरकार, ठीक है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप कर लो ना। आपको किसने रोका है? आपको रोका किसने है? आप इसको डिबेट को हिंदू मुसलमान पे क्यों ले जा रहे हो? ठीक है, कह रहे हैं कि भाई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को भी बात करनी है तो कीजिए, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश मत कीजिए। बीजेपी की करें वहाँ पे जो बैठकर, किसने मना किया आपको? जो है आप इसको दर्जा दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम क्या आपसे जो है, चलिए ठीक है, आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले विनोद बंसल जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए दो बातें बड़ी महत्व की हैं। इन्होंने जो कहा कि मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, मैं कहता हूं बात ही मुसलमान हिंदुओं की है। आप देखिए कि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर आज तक जो राजनीति हो रही है मुसलमान वर्सेज अदर्स की हो रही है। यहाँ पर कोई बाकी अल्पसंख्यकों को तो पूछता भी नहीं है, बाकी अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार ही नहीं है, बाकी अल्पसंख्यकों को बोलता ही नहीं है, बाकी अल्पसंख्यकों को चाहिए ही नहीं। वो तो जबरदस्ती इन्होंने कॉलम पूर्ति करने के लिए ऐड किया हुआ। एक बात। दूसरी बात ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति नहीं है, ये अलगाववाद के अड्डे हैं, होने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का क्लियर कट मत है कि जो भी इस तरह के अल्पसंख्यक के नाम पर जो कुछ राजनीति हो रही है, जो कुछ उनको विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं, तुरंत खत्म होने चाहिए। और नहीं तो फिर बहुसंख्यक आयोग भी बनना चाहिए, बहुसंख्यक मंत्रालय बनना चाहिए, बहुसंख्यक को हितों की रक्षा भी होनी चाहिए। या तो अल्पसंख्यक आयोग को ही खत्म कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, या फिर बहुसंख्यक आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि बात अगर बराबरी की होती है तो उस लिहाज से। चलिए ठीक है, विजय कौशिक साहब जाते आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट आपका। देश ने इस तरह की सोच रखी है। हाँ। और भाजपा जैसी पार्टी केंद्र में हो जो हिंदुओं के नाम पर ठेकेदारी लेकर
हिंदुओं के विकास और उत्थान की बात करती है और उस देश में इस तरह की स्थितियां हैं, तो निश्चित तौर पर ये लोग केवल हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको बलि का बकरा बना रहे हैं। और मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आप मुसलमानों के नाम पर अगर राजनीति कर रहे थे, आप हिंदुओं तो को जिहादियों के नाम पर अधिकार राजनीति नहीं कर रहे मिले थे। तो कहाँ किस आपके तो कंट्री कैबिनेट में मिलेंगे? जिहादी बैठे थे तो भाई साहब। बात थी, वो आज मैं कांग्रेस की तरफ से इनसे पूछ रहा हूँ कि हिंदुओं के नाम पर राजनीति बंद करना बंद कीजिए और उनको राहत देने का काम कीजिए। ये हिंदू मुस्लिम की जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं 2024 के लिए, इससे ना देश का भला होने वाला है ना हिंदू मुस्लिम। ठीक है, तो ऐसे में जहां हिंदू अल्पसंख्यक है कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपका, वहां पर हिंदुओं को राहत देने की कोशिश हो रही है या फिर राजनीति करने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखो क्या समझ में आ रहा है? देखो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि राहत देनी न देनी आपकी मंशा पर निर्भर करती है। और इस देश में दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बावजूद भी वो बदले गए हैं। राजनीतिक दलों ने अपना फायदा और नुकसान की वजह से सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों को बदला है। तो मुझे लगता है कि जन समुदाय या जो आपका वोटर है, जनता है, या ज्यादा अधिक से अधिक समुदाय जो चाहता है, केंद्र सरकार को वो समझना पड़ेगा ईमानदारी से। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अच्छा है, फैसला आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि 1% भी यदि ऐसा नहीं होता है तो केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। तमाम ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, बंसल साहब इस बात से सहमत होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी बदले गए हैं। तो ये केवल केंद्र सरकार के विचारधारा पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसको उस मुद्दे को ले जा रहे हैं। राजनीति करनी है तो एक अलग बात है, और राजनीति से छुटकारा पाना है तो एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसा भी आए। ये आपको समझने की आवश्यकता है। ठोस कदम क्या हो सकता है? अमित पुरी जी, जाते जाते फाइनल कमेंट सर। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि लोकशाही में लोकराज लोकलाज से चलता है। संसद की सर्वोच्चता अपनी जगह पे है, न्यायालय की सर्वोच्चता अपनी जगह पे है। भारत का संविधान जिस पिरामिड पे खड़ा है उस पिरामिड का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने देना चाहिए। अंदेशा करने से कोई फायदा नहीं, ये फैसला आएगा या वो फैसला आएगा। लेकिन हाँ, जिन्हें केंद्र की सरकार के एफिडेविट पे संदेह है, उन्हें राम के अस्तित्व के काल्पनिकता पर भी देश को उत्तरित करना चाहिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। हाजी हाफिज खालिद, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, आपको क्या उम्मीदें लगी हुई? बिल्कुल, हमें कोई उम्मीद हमें है। 2006 में सचिव कमेटी की रिपोर्ट आई थी, संसद में पेश हुई थी, उसके बाद में कांग्रेस ने उसको लागू किया। अब जो है 7 साल से मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, राष्ट्र हित वालों की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद ना इन्होंने जो है उसको जो लागू किया और हमारे नाम पे ये राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को उकसाने का भड़काने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान जो है अल्पसंख्यक आयोग से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। आप इसको खत्म करना चाहते, खत्म करिए ना, सरकार आपकी है, आपके हाथ में है, आप इसको खत्म कर दीजिए। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? जो है हमको जो है मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले लोग हैं, आप हमारी जो है सुरक्षा की ही गारंटी दे दीजिए बस। हमें तो आपसे जो है कुछ कोई ना, आपसे जो है कोई चाहिए जो है कि आप हमें लेकिन हाजी साहब जो कह रहे हैं उसमें आपत्ति क्या है? समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो देना है, जो अधिकार देना है, जैसे उनको प्रोटेक्शन देना है आप दीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? फिर आपको क्यों लगता है कि नहीं, उनकी मंशा सही नहीं है? और बंसल साहब, अभी आप इस बात से सहमत होंगे कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी कोई मुस्लिम नहीं है इस समय। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी कोई मुस्लिम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये मलाई भी चाटते हैं और कुर्सी से उतरते के साथ ही कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है। आप देखिए कि 20 साल तक जो उसमें एक बड़ी पोजीशन पर, लेकिन सर मोदी जी फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं ना, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उस पर भी तो बीजेपी की कोशिश रहेगी अमल करने की, लेकिन वो कैसे होगा, कैसे नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तो हिंदू अल्पसंख्यक मसले पर राजनीति खूब हो रही है। केंद्र सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सुनवाई आज टल गई है। 6 हफ्तों के बाद जब सुनवाई होगी तब आगे का फैसला तय हो पाएगा, आगे की राह तय हो पाएगी कि आखिरकार होगा क्या। फिलहाल तो राजनीति बीजेपी ने भी खूब की और कांग्रेस ने भी खूब की, लेकिन इनका हिंदुओं का उन पर्टिकुलर राज्यों के अंदर 8-9 राज्य जहां पर उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, अल्पसंख्यक की कैटेगरी में वो लोग आ चुके हैं, इनका क्या भला होगा, इनको क्या राहत पहुंचेगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनता टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।